नमस्कार। जिम्नोस्पर्म पर हमने पिछले टर्न पर चर्चा करी थी। जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावर्त बीजी पादप प्लांट किंगडम के ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है। स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को रखा जाता है। जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावर्त बीजी, जिसमें बीज जो है वो नेकेट प्लांट पर लगे होंगे, वो फल भित्ति आदि से ढके हुए नहीं होंगे। और इसका जो एडवांस ग्रुप है वो आएगा एंजियोस्पर्म अर्थात आवर्त बीजी, जिसमें बीज जो है आवर्त होगा, ढका हुआ रहेगा फल भित्ति के अंतर्गत। हमने बात करी थी इनके सामान्य लक्षण की, इनके वितरण की। आज हम जिम्नोस्पर्म के स्वभाव और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, अर्थात इस हैबिट एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, इन पर हम चर्चा आज करेंगे। हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म एक बहुत विविधता भरा ग्रुप है, जिसमें बहुत छोटे से लेकर बड़े विशालकाय वृक्ष के रूप में शामिल होते हैं। इनकी जो संरचना है उसमें रूट, स्टेम, लीव्स आदि विभेदित होती है प्लांट के अंदर। उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता होती है, और जब हम इनकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो जो महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म हमारे सामने आते हैं, जैसे साइकस, पाइनस एफिड्रा, गिंगो, नीटम, टेक्सस, इनको ध्यान में रखते हुए हम ही चर्चा करते हैं कि इनके अंदर कौन से महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर दिखाई देते हैं और इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जब हम इनके डिटेल में बात करेंगे, साइकस को, पाइनस को, एफिड्रा को, इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में इनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों वहां पर डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले इस चर्चा के दौरान ये है जिम्नोस्पर्म की हैबिट अर्थात स्वभाव, हैबिट ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का स्वभाव। तो जब हमने बात करी कि जिम्नोस्पर्म बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े विशालकाय वृक्ष के रूप में हो सकते हैं, और एक समय जियोलॉजिकल टाइम टेबल में ऐसा भी था जब पृथ्वी पर जिम्नोस्पर्म की प्रधानता होती थी, जब बहुत बड़े वृक्ष जिम्नोस्पर्म के पाए जाते थे और वो एक बहुत बड़ा फ्लोरा बनाते थे विश्व के अंदर, जब प्रमुख डोमिनेंट वेजिटेशन की जिम्नोस्पर्म हुआ करती थी एक समय में। इसके स्वभाव में हम देखते हैं कि इस वर्ग में अत्यंत छोटे पौधे से लेकर के बहुत बड़े जायंट ट्री तक इसमें शामिल होते हैं। जैसे हम देखते हैं जिएमिया पिग्मिया, ये बहुत छोटा 25 सेंटीमीटर तक का एक प्लांट है, और सबसे छोटे पौधे में सबसे छोटे जिम्नोस्पर्म इसकी गिनती आती है। तो ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म का नाम है, तो आपका उत्तर होगा जिएमिया पिग्मिया। और बहुत बड़ों की अब बात करें हम तो सिकोआ सेमीपोरेंसिस विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है, और इसकी ऊंचाई करीब 366 फीट तक है, सिकोआ सिम्परवाइसेंस। और इसी प्रकार से है सिक्वाडेंड्रोन जाइजेंटियम, ये भी एक बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष है। इन सभी पौधों की जो कास्ट है, ये सब जो पौधे होंगे वो काष्टीय होंगे, एवरग्रीन अर्थात सदाबहार होंगे, और ये पेरिनियल ट्री के रूप में होंगे, बहुवर्षीय होंगे। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगी मरुद्भिद प्रकार की, जीरोफिटिक नेचर रखते हैं ये, तथा मरुद्भिद अवस्था के लिए ये विभिन्न अनुकूलताएं इनके अंदर पाई जाती है। तो हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म के स्वभाव में विविधता है। जेमिया टू सिकुआ, मेटासिकुआ, इस प्रकार के बड़े विशाल वृक्ष पाए जाएंगे। जैसे अब हिमालय की तराई में बात करें तो सिड्रस देवदारा बहुत बड़े विशाल वृक्ष हैं, जो एक पूरा फ्लोरा बनाते हैं और बहुत ऊंचे वृक्ष के रूप में गिनती होती है देवदार के ट्री की। इसके बाद हम आगे देखने जा रहे हैं एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म अर्थात जिम्नोस्पर्म की बाह्य संरचना। किस प्रकार की इसमें जड़ है, किस प्रकार का तना, पत्तियां ये धारण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जड़। तो जिम्नोस्पर्म में सामान्य जो जड़ होगी वो मूसला जड़ होती है। कुछ प्लांट में दो प्रकार की जड़ हो सकती है, जैसे साइकस के अंदर प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, दो प्रकार की जड़ होती है। साइकस के अंदर एक विशेष प्रकार की जड़ होती है जिसको कहते हैं कोरलेड रूट, प्रवालाप जड़। इसको प्रवालाप जड़ इसलिए नाम दिया क्योंकि इसकी जो शक्ल है, आकृति है, वो कोरल के समान है, प्रवाल के समान है, इसलिए इसको कोरलेड रूट नाम दिया गया। ये कोरलेड रूट जो ऊपर लगी रहेगी, और इनके अंदर ये विशेषता है कि इनके अंदर ब्लूग्रीन एल्गी निवास करेगी, एंटोफाइटिक एल्गी,
जैसे नोस्टोक, एनाबिना आदि। और साइकस की इसमें पाई जाती है, साइकस एनाबिना साइकेडियरम स्पीशीज इसके अंदर पाई जाती है। तो हमने देखा कि साइकस में 2 प्रकार की जड़ है। जो कोरलेट रूट है उसके अंदर नोस्टोक और एनाबिना शैवाल पाई जाती है। इसी प्रकार पाइनस की जो जड़ है उसमें माइकोराइजल एसोसिएशन पाई जाएगा। बाह्य पोषी कवक मूल जिसको कहते हैं माइकोराइजा उपस्थित होता है, जो जल अवशोषण में इसकी सहायता करता है। इस प्रकार जो है हमने देखा कि रूट सिंपल टेप रूट है, लेकिन ये साथ में एंडोफाइटिक एल्गा का एसोसिएशन भी पाई जाएगा और माइकोराइजल एसोसिएशन भी कुछ पादप के अंदर पाई जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार का तना इनका होगा। जो तना होगा, स्तंभ होगा, वो ऊर्ध्व और काष्ठी होगा, इरेक्ट एंड वुडी। और कुछ जातियों में स्तंभ ट्यूबरस हो सकता है, जैसे जेमिया के अंदर है। प्राय ये ब्रांच होता है तना। लेकिन अगर हम साइकस को देखें तो साइकस में जो तना है वो बिल्कुल सीधा जाएगा, अशाखित, अनब्रांच्ड स्टेम है साइकस का। और इस पर लीफ स्कर्स की उपस्थिति होगी, पर्ण स्कर। लीफ स्कर की उपस्थिति इसके स्तंभ का एक विशेष लक्षण है। पाइनस में और कुछ अन्य जिम्नोस्पर्म में 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती है, जिसको कहते हैं लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट, अर्थात लंबी शाखाएं और बोनी शाखाएं। लंबा प्ररोह, बोना प्ररोह, लंबी शाखाएं, बोनी शाखाएं। पत्तियां देखें हम, जिम्नोस्पर्म में 2 प्रकार की पत्तियां होती है। एक तो सामान्य पर्ण जो फोटोसिंथेसिस का काम करेगी, सरल पत्ती होगी ये, या पिच्छाकार हो सकती है। सिंपल और पिन्नेटली कंपाउंड प्रकार की ये पत्तियां होंगी, फोलियज लीव्स। हरी होंगी और सदाबहार होंगी, ग्रीन एंड एवरग्रीन, क्योंकि पतझड़ वाली अवस्था इसमें नहीं होगी, एवरग्रीन पाई जाएगी। दूसरी जो नाम की पत्तियां, शल्क पर्ण, इसके लीव्स, ये झिल्ली के समान मेम्ब्रेन्स होगी, ब्राउन कलर की होगी, छोटी होगी और पर्णपाती अर्थात डेसिडस होती है, गिर जाती जल्दी। पत्तियां जो है वो स्तंभ पर सर्पिलाकार या चक्राकार रूप से या सम्मुख क्रॉसित रूप से विन्यासित होती है। इनके अरेंजमेंट में विभिन्नता हो सकती है, इधर सर्पिलाकार हो सकती है जैसे पोडोकार्पस में, चक्राकार हो सकती है ये जैसे कि सिड्रस में, और सम्मुख क्रसित हो सकती है जैसे कि इफिड्रा आदि में। ये निर्भर करेगी जेनेरा टू जेनेरा, इस प्रकार की वनस्पति। साइकस की पर्ण में लीफलेट में मध्य शिरा होती है, जबकि अन्य जिम्नोस्पर्म में जालिकावत शिराविन्यास, जालिकावत या समानांतर या द्विशमशाखित शिराविन्यास पाया जाता है। तो ये हमने देखे किस प्रकार की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाएगा, बाह्य संरचना के अंदर। आंतरिक, अब हम देखने जा रहे हैं आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की जब हम सेक्शन काट के विभिन्न प्लांट पार्ट के माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो किस प्रकार की आंतरिक संरचना दिखाई देगी जिम्नोस्पर्म की, वो हम देख रहे हैं। जड़ों में जो संवहनपुल होगा वो डाई टू पोलियार्क हो सकता है, अर्थात द्विआदिदारुक से बहुआदिदारुक तक, तथा ये होगा एक्जार्क अर्थात बाह्य आदिदारुक होगा। यंग स्टेम में देखें तो यू स्टिल पाई जाती है, जिसमें जो वेस्कुलर बंडल है वो एक वलय में, एक रिंगे में होते हैं, तथा प्रत्येक संवहनपुल इच वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क और ओपन होता है। तो प्रत्येक जो संवहनपुल है वो संयुक्त, संपार्श्विक, अंत आदिदारुक तथा खुला हुआ अर्थात ओपन प्रकार का होगा प्रत्येक संवहनपुल। जो मेच्योर स्टेम है, ओल्ड स्टेम है, पर वयस्क स्तंभ है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी और बहुत मजबूत सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है जिम्नोस्पर्म के अंदर। टेरिडोफाइटा में हमने देखा था कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। संवहन ऊतक तो वहां उपस्थित थे, शुरुआत हुई थी टेरिडोफाइटा के अंदर, लेकिन वह द्वितीयक वृद्धि नहीं थी। केवल कुछ टेरिडोफाइटा में हमने द्वितीयक वृद्धि देखी थी, जैसा आइसोटीजमेन में, अन्यथा सेकेंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइटा में नहीं होती थी। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और बहुत मजबूत प्रकार की होती है, क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी यहां पर पाई जाएगी। और द्वितीयक वृद्धि के कारण 2 प्रकार की कास्ट, 2 प्रकार की वुड टिम्बर बनती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिनको हम कहेंगे
मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक, विरल दारुक और सघन दारुक। ये परीक्षा में पूछा जाता है। विरल दारुक क्या है, इसके उदाहरण, सघन दारुक क्या है, इसके उदाहरण, और कौन सी कास्ट अच्छी है जो फर्नीचर बनाने में काम आएगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं विरल दारुक, नाम से स्पष्ट है मेनोजाइलिक। ये जो इस प्रकार की जो कास्ट है वो साइकेडोफाइटा समूह के पादप में मिलती है, अर्थात साइकेडेलीज में, साइकस में साइकेडोफाइटा मिलेगी मेनोजाइलिक। इस प्रकार की जो कास्ट है वो छिद्रिल तथा कोमल होती है, अर्थात पोरस तथा कोमल है, क्योंकि इनमें चौड़ी मृदुतक उत्कों की मज्जा रश्मियां अधिकता से पाई जाती है। इसमें बहुत ब्रॉड जो है मेडुलरी रे होंगी, चौड़ी मेडुलरी रे पाई जाएंगी, अर्थात साइकस। तो साइकस जैसे जिम्नोस्पर्म की जो कास्ट है वो फर्नीचर बनाने में ज़्यादा उपयोग में नहीं आती है, उपयोगी नहीं है वो। लेकिन जो दूसरी जो कास्ट है वो है पिक्नोजाइलिक, जिसको कहेंगे सघन दारुक या घन दारुक। इस प्रकार की कास्ट में जाइलम तत्व सघन रूप से व्यवस्थित होता है, डेंसली अरेंज्ड होगा ये, और जो मृदुत्व की मज्जा रश्मियां है, मेडुलरी रे है, वो कम तथा सक्रिय होती है, संख्या में कम होगी और नेरो होगी, सक्रिय होगी। इसके जो उदाहरण है वो है पाइनस, एबीज आदि। तो जो कोनिफर्स हैं, शंकुधारी हैं, उनकी लकड़ी बहुत उपयोगी है, और फर्नीचर इत्यादि के अंदर वो कोमल है, नरम है, इलास्टिक, उनमें गुण हैं। पिक्नोजाइलिक होने के कारण उनकी लकड़ी फर्नीचर में, टिम्बर उद्योग में बहुत काम आती है। मोस्टली जो कोनिफर्स है उनकी वो जो कास्ट होगी वो पिक्नोजाइलिक होगी। तो साइकेडोफाइटा मतलब साइकस हमने देखी, उसमें जो कास्ट है वो है मेनोजाइलिक, और जो कोनिफर्स हैं पाइनस, एबीज आदि, उनके अंदर है पिक्नोजाइलिक, अर्थात सघन दारुक प्रकार की कास्ट वहां पर पाई जा रही है। आगे हम बात करें कि द्वितीयक वृद्धि केवल एक ही कैम्बियम वलय से जीवन पर्यंत होती है, परंतु साइकस में प्राथमिक कैम्बियम वलय अल्पकालिक होते हैं, शॉर्ट लिव्ड, तथा द्वितीयक फ्लोएम के बाहरी और कैम्बियम की उत्तरोत्तर वलय बनती है, जिससे बहुदारुक अवस्था बन जाती है, पॉलीजाइलिक अवस्था बन जाती है। बहुत सारे जाइलम की रिंग हमें वहां पर नजर आती है। तो साइकस के अंदर, आदि के अंदर बहुत सारे पॉलीजाइलिक अवस्था में नजर आएगी, बहुत सारी रिंग नजर आएगी जाइलम की हमें वहां पर। पत्तियों की बात करें, रूट की बात कर ली हमने, स्टेम की बात कर ली, पत्तियों की हम बात करें तो जो पत्तियों की बाही त्वचा है उसमें धसे हुए रंध्र होंगे, सनकेर स्टोमेटा होंगे, और दो प्रकार के स्टोमेटा ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हेप्लोचेलिक और सिंडेटोचेलिक। और दो प्रकार के स्टोमेटा हो सकते हैं, हेप्लोचेलिक और सिंडेटोचेलिक। हेप्लोचेलिक अवस्था भी बहुत सारे जिम्नोस्पर्म होंगे, कुछ में सिंडेटोचेलिक अवस्था होगी। और ये पूछा जाता है, जब हम आगे हम उदाहरण पढ़ेंगे हेप्लोचेलिक की परिभाषा क्या है, सिंडेटोचेलिक की परिभाषा क्या है, तब हम वहां देखेंगे। दो प्रकार के रंध्र यहां पर हैं। पत्तियों में रेजिन केनाल होती है, लेकिन नीटम में लेटेक्स ट्यूब पाई जाएगी, जिसको हम कहेंगे शीर नलिकाएं, वो नीटम के अंदर पाई जाएगी। पत्तियों में पार्श्व शिराओं के अभाव के कारण लेटरल वेंस नहीं है। पोषण का संचरण ट्रांसफ्यूजन टिश्यू द्वारा होता है। ये कुछ जिम्नोस्पर्म की विशेषता है उनमें कि उनमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है, संचरण उतक पाया जाता है। जैसे साइकस की बात करेंगे तो उनमें पार्श्व में संवहन आपूर्ति कैसे होगी, थ्रू द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, संचरण उतक के द्वारा उनमें आपूर्ति होगी। और जो लीव्स है कुछ में मध्योतक खंभ उत्कों तथा संपजी उत्कों में या तो विभेदित हो सकती है, नहीं हो सकती है। विभेदित हो सकती है साइकस में, नीटम में नहीं हो सकती, जैसे पाइनस के अंदर। दो प्रकार के पेलिसेड टिश्यू, स्पंज टिश्यू, दो पाई जाए या फिर एक ही पाई जाए। जो पर्ण मध्योतक बीजोफिल है वो दो में बटा हो सकता है या नहीं हो सकता है, वहां पर ये बात हम कर रहे हैं। सजीव जिम्नोस्पर्म के पर्णवृंत की संवहनी संरचना में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है पिटियोल में। साइकस का हम पिटियोल, रेकिस की बात करें तो उसमें जो संवहन पुल है वो उल्टे ओमेगा रूप में, ओमेगा शेप्ड में अरेंज रहते हैं। और डिप्लोजाइलिक
होते हैं तथा खुले हुए होते हैं। डिप्लोजाइलिक मतलब दो प्रकार का जाइलम होगा वहाँ, सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, और खुले हुए। गिंगो में एक संवहनपुल होता है, वेस्कुलर बंडल, इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इफिड्रा के संवहनपुल में कैम्बियम नहीं होती है, और नीटम में संवहनपुल आर्क के रूप में लगे रहते हैं। तो ये हमने एक ब्रीफ स्टडी करी है कि किस प्रकार की आंतरिक संरचना में इन सामान्य जिम्नोस्पर्म में क्या क्या अंतर पाता है। वो उदाहरण हमने यहां पर लिए हैं जो एक सामान्य जिम्नोस्पर्म में होते हैं। साइकस, पाइनेस, इफिड्रा, गिंगो, टेक्सस, नीटम की बात हमने यहां पर करी और उनके उदाहरण से समझा कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी जिम्नोस्पर्म की। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों हमने बात करी। हैबिट एंड फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। अभी हम आगे बहुत अगले चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे बहुत सारी इसके रिप्रोडक्शन को लेकर के, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, मेल कोन, फीमेल कोन, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, किस प्रकार के स्ट्रक्चरों का कैसा इनमें भ्रूण बनेगा, बीज की संरचना किस प्रकार की होगी, ये हम अगले चैप्टर के अंदर बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की, क्योंकि बहुत विविधता भरी अध्ययन यहां पर होगा।